ये है अपनी फिजिक्स एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है वेव ऑप्टिक्स। देखो ऑप्टिक्स हम जानते हैं कि ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स में हम लाइट की स्टडी करते हैं। तो लाइट की स्टडी तो अपन पहले 9th चैप्टर में भी कर चुके हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स चैप्टर में भी कर चुके हैं। तो आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? देखो जहां भी हमने रे ऑप्टिक्स की बात की वहां लाइट को हमने रे माना और लाइट की स्टडी हमने ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ की जिनका साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपेयर में बहुत ज्यादा था। आज हम वेव ऑप्टिक्स में जो स्टडी करने वाले हैं वो लाइट को वेव मान के करेंगे। ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ लाइट की स्टडी करेंगे जिसमें लाइट का वेवलेंथ जो है वो नेग्लिजिबल नहीं होगा। लाइट की स्टडी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ की जाएगी जिनके खुद के डायमेंशन लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल होंगे। उस टाइम जो हम लाइट की स्टडी करते हैं उसको हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। वेव ऑप्टिक्स कहते हैं या फिजिकल ऑप्टिक्स भी इसका दूसरा नाम है। वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। जैसे रे ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं वैसे यहाँ इसको फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है कि हमारी जो लाइट को वेव मानने की कहानी जो है वो इतनी आसान नहीं रही। तो कहानी की शुरुआत होती है 1637 से। इन 1637 डेकार्ट गिव द कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट एंड डिराइव्ड स्नेल्स लॉ। डेकार्ट ने 1637 में कॉर्पस्कुलर मॉडल दिया। कॉर्पस्कुलर का मतलब होता है, कॉर्पस्क्यूल्स होते हैं बहुत छोटे पार्टिकल, उनको कॉर्पस्क्यूल्स बोलते हैं। मतलब लाइट को उन्होंने पार्टिकल माना, बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर लाइट बनी हुई है ऐसा उन्होंने माना। किन्होंने? डेकार्ट साहब ने। और स्नेल्स लॉ को डिराइव किया। फिर इट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट एन इंटरफेस। ये उन्होंने कॉर्पस्कुलर मॉडल दिया, वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज को एक्सप्लेन कर पा रहा था एट एन इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है वो सरफेस जहां दो मीडियम अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, तो एयर और वाटर को अलग करने वाली जो सरफेस होती है इसको हम कहते हैं इंटरफेस। द कॉर्पस्कुलर मॉडल predicted that if the ray of light on refraction bends toward the normal, then the speed of light would be greater than in the second medium. कॉर्पस्कुलर मॉडल में क्या बताया गया कि भाई जब लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगी, ये मीडियम 1 मान लेते हैं, ये मीडियम 2 है। लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और अगर लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल ये परपेंडिकुलर, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, तो बोला गया कि सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड जो है वो स्पीड यहाँ ज़्यादा है और यहाँ स्पीड कम है। मीडियम 1 में स्पीड कम है और मीडियम 2 में स्पीड ज़्यादा है। सर क्या ये बात सही है? हम जानते हैं कि ये बात तो सही है नहीं, पर कॉर्पस्कुलर मॉडल में ऐसा बताया गया। दिस कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट was further developed Isaac Newton in his famous book entitled Optics। इस कॉर्पस्कुलर मॉडल जो डेकार्ट साहब ने जो कॉर्पस्कुलर मॉडल दिया, इसको फर्दर और डेवलप किया कॉर्पस्कुलर मॉडल को न्यूटन साहब ने, और उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था ऑप्टिक्स, और उस बुक में इस कॉर्पस्कुलर मॉडल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब ये बुक बहुत अच्छी खासी फेमस हो गई, इसकी पॉपुलैरिटी अच्छी खासी हुई इस बुक की, तो कॉर्पस्कुलर मॉडल को जो है वो न्यूटन साहब का मॉडल ही मान लिया गया कि कॉर्पस्कुलर मॉडल किसने दिया है? न्यूटन साहब ने दिया है। हाँ, ये भी बात है कि इन्होंने उसको और डेवलप किया था, पर इनकी बुक में वो कॉर्पस्कुलर मॉडल था और उस बुक की पॉपुलैरिटी अच्छी खासी हुई जिसकी वजह से उस मॉडल को न्यूटन साहब का मॉडल ही मान लिया गया। तो फर्स्ट इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है? इसमें लाइट को पार्टिकल नेचर मानने की कहानी बताई जा रही है कि सबसे पहले लाइट को कॉर्पस्क्यूल्स माना गया, बहुत छोटे पार्टिकल जो हैं उनसे मिलकर लाइट बनी है। जब हम बोलते हैं कि हमारे तक लाइट पहुंच रही है, इसका मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल की फॉर्म में लाइट हम तक पहुंच रही है, ऐसा माना गया, और ये न्यूटन साहब की कॉर्पस्कुलर थ्योरी इसको कहते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इन 1678 डच फिजिसिस्ट क्रिस्टियन हाइगेन पुट फॉरवर्ड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब 1678 में एक डच फिजिसिस्ट थे हाइगेन साहब, उन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दी, लाइट की वेव थ्योरी दी। इट इज दिस वेव मॉडल ऑफ लाइट दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम इस वेव मॉडल को ही डिस्कस करने वाले हैं। ये हाइगेन साहब का जो वेव प्रिंसिपल था, हाइगेन्स प्रिंसिपल, जो इस चैप्टर में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। मतलब उन्होंने वेव बताया
किसने? हाइगेंस साहब ने, कि लाइट वेव होती है। As we will see, the wave model could satisfactorily explain the phenomenon of reflection and refraction। और ये वेव मॉडल, जैसा कि इस चैप्टर में हम देखेंगे भी, हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों को हम हाइगन प्रिंसिपल से डिराइव भी कर पाएंगे। इट प्रिडिक्टेड दैट ऑन refraction if the wave bends toward the normal then the speed of light would be less in the second medium। अब देखना सुनना, वेव मॉडल में क्या बताया गया, ये कहानी हमने की किसकी? कॉर्पस्कुलर मॉडल की। वेव मॉडल में क्या बताया गया? वेव मॉडल में ये बताया गया कि भाई अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है और वो अगर नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, अगर दूसरे मीडियम में लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है तो लाइट की स्पीड जो है वो कम होगी, और जिस पहले मीडियम से लाइट आ रही थी उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। अब देखो गड़बड़ हो गई, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया किसके बीच में? कॉर्पस्कुलर थ्योरी और वेव थ्योरी के बीच में। अब बोला गया भाई कौन सी थ्योरी सही है, तो देखो आगे लिखा हुआ भी है ये, दिस इज इन कॉन्ट्रडिक्शन टू द प्रिडिक्शन मेड बाय यूजिंग द कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट। बिल्कुल सही बात है, उसमें बात उल्टी बोली गई, इसमें और उसमें बात का कॉन्ट्रडिक्शन होना तय था। उसमें बोला गया कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सेकंड मीडियम में ज्यादा होती है अगर नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई लाइट, और इसमें बोला गया कि स्पीड ऑफ लाइट कम होगी अगर नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। तो 1850 में एक्सपेरिमेंट किया, उन एक्सपेरिमेंट में बताया कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। लाइट की स्पीड जो है वो वाटर में, एयर में जो लाइट की स्पीड होती है उससे कम होती है। ये एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंफर्म किया, क्योंकि देखो वेव मॉडल में ऐसा ही हो रहा था, लाइट बेंड कब होती है? नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल की तरफ बेंड तब होती है जब वो डेंसर मीडियम में जाती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। अगर एयर और वाटर की बात करें तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? एयर और वाटर में बात करें तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वाटर में लाइट की स्पीड कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रेयर मीडियम से जब डेंसर में जाएगी लाइट तब नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और डेंसर मीडियम का में तो लाइट की स्पीड कम होनी चाहिए। तो वेव मॉडल को उन्होंने कंफर्म किया, बट वेव थ्योरी को बहुत अच्छे से लोग मान नहीं पा रहे थे, क्योंकि न्यूटन साहब जो है वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उस टाइम पे, न्यूटन साहब का अच्छा नाम था, इसलिए वेव थ्योरी को लोग ज्यादा मान नहीं रहे थे। एक और बात थी जो वेव थ्योरी को ना मानने के पीछे थी, और वो ये थी कि लाइट कुड ट्रेवल थ्रू वैक्यूम एंड इट वाज फेल्ट दैट ए वेव वुड ऑलवेज रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपेगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। अब ये बोला गया कि भाई देखो सन से अर्थ तक लाइट पहुंचती है, अब सन से अर्थ तक हर जगह तो मीडियम है नहीं, सन से अर्थ तक हर जगह मीडियम नहीं है, फिर भी लाइट ट्रेवल कर रही है। तो लाइट अगर वेव होती तो ट्रेवल कैसे कर पाती? क्योंकि तब तक हम मैकेनिकल वेव ही मानते थे, इलास्टिक वेव ही हमारे को पता थी, इलास्टिक वेव को ही हम जानते थे। वेव जो है एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है, हम इतना ही जानते थे वेव के बारे में। हम ये नहीं जानते थे कि ऐसी भी वेव होती है जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो बोला गया कि भाई लाइट तो जो है वो वैक्यूम से भी ट्रेवल करती है, फिर वो वेव कैसे हो सकती है? क्योंकि तब तक तो हम जान रहे थे कि भाई लाइट को चलने के लिए मीडियम चाहिए। व्हेन थॉमस यंग परफॉर्म हिज फेमस इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इन 1801, 1801 में यंग साहब ने अपना इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले भी हैं। उन्होंने बताया कि भाई अगर ये इंटरफेरेंस हो रहा है तो पक्की बात है लाइट जो है वो वेव है, वेव मान के इंटरफेरेंस को प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि सुपरपोजिशन और बहुत सारी चीज होती हैं वो वेव के लिए ही सही हैं। अगर लाइट वेव है तो ही ये सुपरपोजिशन हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है। The wavelength of visible light was measured and found to be extremely small। कि वेवलेंथ ऑफ लाइट जो मेजर की गई वो पता चली कि ये बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल होती है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे तो अपन पहले देख भी चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी देख चुके हैं कि लाइट की जो वेवलेंथ होती है, जो विजिबल रीजन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर होती है। तो यहाँ माइक्रोमीटर में येलो लाइट की वेवलेंथ दे रखी है 0.6 माइक्रोमीटर, मतलब बहुत कम वेवलेंथ होती है, ये एक्सपेरिमेंट से पता भी चला। अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ लाइट की स्टडी करें, जैसे मिरर हो गया, लेंस हो गया, जिनकी साइज बहुत बड़ी होती है और लाइट की वेवलेंथ अगर उनके कंपेयर में बहुत कम है, तो उस टाइम हम लाइट को स्ट्रेट लाइन पे चलती हुई मान लेते हैं, जो हमने लास्ट चैप्टर में मानी भी है। और हम जो फिनोमिनन पढ़ते हैं उसको हम उसकी स्टडी, उस लाइट की स्टडी को जो है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं।
जो हमने लास्ट चैप्टर में इसको डिस्कस भी किया है। द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच वन completely neglects the finiteness of wavelength is called geometrical optics or ray optics. रे इज डिफाइंड एज द पाथ ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन। लाइट जैसे प्रोपगेट कर रही होती है उसको हम रे से डिफाइन करते हैं और वेवलेंथ को लगभग लगभग जीरो के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि इतनी कम होती है वेवलेंथ जिन ऑब्जेक्ट के साथ हम स्टडी कर रहे होते हैं उनसे बहुत कम होती है, तो हम लगभग वेवलेंथ को जीरो के बराबर मान लेते हैं। आफ्टर द इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट ऑफ यंग इन 1801 में यंग साहब ने ये एक्सपेरिमेंट किया इंटरफेरेंस का। फॉर द नेक्स्ट 40 ईयर और सो many experiments were carried out involving the interference diffraction of light waves। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, यंग साहब का एक्सपेरिमेंट होने के 40 इयर्स तक और आगे लगभग 1841 तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को लेके, और वो एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो लाइट है वो वेव है, मतलब वेव मॉडल को सपोर्ट कर रहे थे। जो एक्सपेरिमेंट हुए इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन के, ये तभी पॉसिबल हो पा रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट जब लाइट को क्या मान रहे हैं, वो वेव मान रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए जो वेव नेचर को सपोर्ट कर रहे थे। अराउंड द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी द वेव थ्योरी सीम टू बी वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड। मतलब मिडिल ऑफ 1841 की बात हुई तो 1850 तक ये वेव थ्योरी जो वो अच्छी खासी एस्टेब्लिश हो चुकी थी, लोग मानने लगे थे, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में लाइट को वेव मान के वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा रहे थे। बस सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी थी, सबसे बड़ा जो मेजर डिफिकल्टी थी वेव नेचर को न मानने के पीछे, वो क्या थी? द ओनली मेजर डिफिकल्टी वाज दैट सिंस इट वाज थॉट दैट ए वेव रिक्वायर्ड ए मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। वही बात कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए भाई, अगर लाइट को वेव कह रहे हो तो, क्योंकि ऐसी वेव हम जानते ही नहीं जो बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकें। हम तो तब तक ये जानते थे कि वेव तो भाई मीडियम से ट्रेवल करती है। बस ये मेजर डिफिकल्टी ये आ रही थी कि ये बात अगर पता चल जाए तो फिर मान सकते हैं कि लाइट वेव है, फिर हर कोई मानने लग जाएगा। लाइट जो है वो वैक्यूम से कैसे प्रोपगेट कर रही है, ये कहानी अभी तक समझ नहीं आ रही थी। अब बात स्टार्ट होती है कि लाइट को वेव क्यों माना जाए, ऐसी कौन सी वेव होती हैं जिनको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम चाहिए, और वो बात किसने बताई। चलिए, दिस वॉज एक्सप्लेन व्हेन मैक्सवेल पुट फॉरवर्ड हिज फेमस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। अब बात स्टार्ट हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। मैक्सवेल साहब ने, जेम्स मैक्सवेल साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी थी। Maxwell had developed a set of equations describing the laws of electricity and magnetism, and using these equations, he derived what is known as the wave equation, from which he predicted the existence of electromagnetic wave. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लॉ को डिस्क्राइब करते हुए कुछ इक्वेशन, सेट ऑफ इक्वेशंस दिए, जिनसे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने की प्रिडिक्शन की। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी वेव हो सकती हैं, कुछ ऐसी वेव एग्जिस्ट करती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, और आगे बताया भी है। फ्रॉम द वेव इक्वेशन मैक्सवेल कुड कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, एंड ही फाउंड दैट द theoretical value was very close to the measured value of speed of light। उन इक्वेशन से, उन्होंने जो वो वेव इक्वेशंस दी, उन इक्वेशन से मैक्सवेल साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्री स्पेस में स्पीड को कैलकुलेट किया, और उन्होंने पाया कि ये जो थियोरेटिकल वैल्यू जो है, ये जो कैलकुलेट करने पे वेव इक्वेशन से जो थियोरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट हुई है, ये स्पीड ऑफ लाइट की जो मेजर्ड वैल्यू है उसके आसपास ही है। इससे उन्होंने बताया कि लाइट भी हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड विद चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट रहती हैं। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं सारी। उन्होंने बोला कि लाइट वेव में क्या होता है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ए टाइम एंड स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है,
द चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिजल्ट इन प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इवन इन वैक्यूम। जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है उनकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोपगेट कर पाती है वैक्यूम में भी, और उनको कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, मीडियम पार्टिकल का वाइब्रेशन नहीं चाहिए होता। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनना और मैग्नेटिक फील्ड से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनना, यही रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वैक्यूम में प्रोपगेट कराने के लिए। और यहाँ उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उन्होंने बहुत सारी इक्वेशंस दी और उसके बाद लाइट को वेव मान लिया गया कि अच्छा, बस एक ही तो कहानी समझ नहीं आ रही थी कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए और वैक्यूम में लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है। इन्होंने ऐसी वेव इक्वेशन को डिराइव किया कि भाई ये एक कुछ ऐसी वेव हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, और उन्होंने उनका नाम क्या दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि उनमें उन वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट आ रहे थे, इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम दिया। और जब उनकी स्पीड कैलकुलेट की तो वो लाइट की स्पीड के आसपास आ रही थी, तो उन्होंने प्रेडिक्शन किया कि लाइट भी हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वैक्यूम में ट्रेवल करवाने के लिए। तो कहानी का सार ये है पूरी का कि आज तक हम नहीं जानते कि लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। हम बिल्कुल ये कह नहीं सकते कि लाइट पार्टिकल ही है या वेव ही है। तो एक साइंटिस्ट हुए फिर डी ब्रॉगली साहब। डी ब्रॉगली साहब ने बोला कि भाई लाइट का जो नेचर है ना वो ड्यूअल नेचर है। लाइट का नेचर कैसा है, ड्यूअल नेचर, मतलब लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है। जहां हमारा काम पार्टिकल मान के होता है वहां हम लाइट को पार्टिकल मान लेते हैं, और जहां हमारा काम वेव नेचर मान के होता है वहां हम लाइट को वेव मान लेते हैं। लाइट का नेचर कैसा है, ड्यूअल नेचर। और रियल में पार्टिकल है कि वेव, वो आज तक हम नहीं पता। हम अगर पूछा जाए हमें कि लाइट का नेचर कैसा है तो हम क्या बोलेंगे, ड्यूअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हाइगन प्रिंसिपल के बारे में, हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन डिराइव करेंगे, और हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे जिसमें YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे, और डाइफ्रैक्शन बेस्ड ऑन हाइगन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ये अपने टॉपिक हट चुके हैं अभी। फिर उसके बाद हम पोलराइजेशन की स्टडी करेंगे जो इस फैक्ट पे बेस्ड है कि जो लाइट है वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि जो वाइब्रेशन होते हैं वो वेव जिस तरफ ट्रेवल कर रही होती है उसके परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे दो टाइप की वेव होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। जैसे साउंड वेव, साउंड में जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो उसी तरफ वाइब्रेट कर रहे होते हैं जिस तरफ साउंड ट्रेवल करती है। बट जैसे स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग में क्या होता है, जैसे स्ट्रिंग के पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करते हैं, स्ट्रिंग के पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी ऐसे प्रोपोगेट करती है। तो ये ट्रांसवर्स वेव होती है जिसमें मीडियम के वाइब्रेशन जो है वो वेव की जो वेलोसिटी होती है उसके परपेंडिकुलर होते हैं। इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। जो पोलराइजेशन है वो इसी बात पे बेस है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है ही सही, पर कैसी वेव है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट।